हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एमआरआई फिशलोग्राम रिपोर्ट के बारे में। इसमें 2-3 चीज़ें, इसमें स्पेशल चीज़ें हैं, इसलिए हम इस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो ये ग्रेड 4 का फिशुला है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। दूसरा, इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है, केवल इंटरनल ओपनिंग है। और तीसरा, इसमें हॉर्सो शेप फिशुला है, लेकिन जो हॉर्सो शेप इसमें ट्रैक है वो पोस्टीरियरली है, यानी टुवर्ड द कॉकिक्स है। और टुवर्ड द कॉकिक्स के बाद भी ये जो है लिवेटर नहीं, सॉरी, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है उसके बाहर है, यानी इश्यू एरर या इश्योरेक्टल फोसा के बीच में। तो ये क्या है, जो हमारा एनोकॉक्सियल लिगामेंट होता है उसके उससे डीप यानी पोस्ट एनल स्पेस से होते हुए ये राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर गया है। तो ऐसे केस को अगर हम एमआरआई कराते हैं तो जैसे एमआरआई में ये रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू जो उन्होंने लिख दिया है उसके हिसाब से इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पहला। दूसरा, इस तरह के केस में जिसमें ब्लाइंड फिशुला जिसको हम कहते हैं, इस तरह के केस को हम कैसे बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल विंडो फॉर्मेशन। और इसी को हम एक तरह से इफ्टेक टेक्निक भी कर सकते हैं। इफ्टेक टेक्निक एक एडवांस छाल सूत्रा टेक्निक है जिसमें मिनिमल इन्वेजिव प्रोसेस के थ्रू किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस केस में भी केवल आप देखेंगे सिंगल छाल सूत्रा लाइगेशन के थ्रू इस केस को हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर हम इसकी फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमने इस रिपोर्ट में पढ़ा है, जो हमने यहाँ पे इसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन किया है, क्या वो फिल्म में रियल में दिख रही कि नहीं। क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो इस रिपोर्ट को बनाया है वो इस फिल्म को देख के ही बनाया है। तो देखेंगे कि ये फिल्म से ये रिपोर्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो रिपोर्ट हम देखते हैं। इंटरनल ओपनिंग इज नोटेड इन द पोस्टीरियर एनल कैनाल at the 6 o'clock position, approx 7.6 mm away from the anal bulge. The internal opening is seen communicating with the transsphincteric horseshoe abscess of the size 5 into 4.3 into 2.2 centimeter superiorly. यहाँ पे एक वर्ड आया superiorly, अभी इसका मतलब आप समझेंगे। The abscess seen abutting the levator and muscles but not crossing above it. The multiple air locules, air locules इसका मतलब है बहुत सारे वहाँ पे, यहाँ पे सेप्टा के फॉर्म में, मतलब एक कैविटी के फॉर्म में एब्सेस इंक्लूड है। मतलब एक मेन फिशुला कैविटी तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे और कैविटीज हैं आर नोटेड इन द एब्सेस। डिफ्यूज पेरीफोकल फैट स्टैंडिंग इज नोटेड। तो ये आपका सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे ग्रेड 4 का फिशुला हुआ। तो अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे हॉर्सू से फिशुला है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर 4.3 इंटू 2.2 सेंटीमीटर। इसका जो एब्सेस का जो डायमीटर, जो उसका वॉल्यूम है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। हाँ बिल्कुल यही चीज है, 5 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। तो ये है पूरा प्रिस्क्रिप्शन। अब अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन ये होगा। तो कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले एक्सियल सेक्शन, ये हमारा एक्सियल सेक्शन है, वो हमारा कोरोनल सेक्शन है। एक्सियल सेक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारी जो यहाँ पे हमने ब्लैक ब्लैक एरिया बना रखा है, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के जस्ट बाहर एक स्फिंक्टर्स होता है जिसको हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और बिल्कुल एनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन के एकदम टच में होती है। इसके बाद एक और स्फिंक्टर होता है जिसको हमने ब्लू कलर से शो किया, ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच के स्पेस को हम इंटरनल स्फिंक्टर की स्पेस कहते हैं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाले स्पेस को लेफ्ट राइट यानी इस साइड भी इस साइड भी, इसको हम इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा कहते हैं। इश्यूएनल फोसा जो होता है पोस्टीरियरली, यहाँ अगर हम देखें तो ये लेफ्ट से राइट में क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। किसके ऊपर से, किसके नीचे से, जो यहाँ पे एक होता है, एक लिगामेंट होता है जो कि कॉकिक्स से एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो सुपरफिशियल कंपोनेंट होता है उसको जोड़ के रखता है। उसके पीछे डीप पोस्ट एनल स्पेस होता है। उस स्पेस से जो भी पस इकट्ठा होगा लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, राइट में जो होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये जो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे लगभग 2 o'clock से ये पूरा हॉर्सू से फिशुला शुरू हुआ है और कहाँ तक आया, लगभग 10 o'clock तक। फिर यहाँ से क्या हुआ, जहाँ यहाँ 6 o'clock से इसकी एक इंटरनल ओपनिंग मिल रही है हमें 6 o'clock पर। कहाँ पे मिल रही है, 7 mm, लगभग 7 mm के आसपास। कहाँ पे, एनल कैनाल में। तो 7 mm कहाँ पे होता है, लगभग हिल्टल लाइन पर। कहाँ पे मिलता है हमें, हिल्टल लाइन के आसपास इसकी इंटरनल ओपनिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एनल ग्लैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, यानी इस पेशेंट को जो फिशुला डेवलप हुआ होगा, हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ हो सकता है इसने कभी कोई ऑपरेशन कराया हो एनल कैनाल के अंदर, जैसे हेमेरोटोमी कराई हो, या कोई कभी जैसे एक कारण हो सकता है जैसे पेशेंट को फिशर से कई बार इस तरह के फिशुला बनते हैं,
तो ये एक फिशर का भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट नहीं हुई है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, यहाँ पे उसको आईबीएस, कोलाइटिस, क्रोन्स, ये सब उसको समस्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल ओपनिंग है वो बिल्कुल एनल वर्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया, यानी कुछ बीमारियों को हमने दूर रखा। तब हमने देखा कि अच्छा इसको हो सकता है फिशर से। अब इसकी हिस्ट्री लेंगे तो अगर फिशर से बना होगा तो पता ही चल जाएगा। तो हमने ये पता चल गया कि भाई इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है, तो इसका कॉज ऑफ फिशुला जो हुआ वो फिशर इनेनो या कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो हमने ये किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो देखिए एक्सियल सेक्शन में जो ट्रैक दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, लेकिन जब कोरोनल सेक्शन में देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट का पार्ट है, ये राइट। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे रिपोर्ट में कह रहा है कि जो फिशुला का जो यहाँ पे एब्सेस है वो कहाँ लिवेटर नई मसल को एबर्टिंग कर रहा है, यानी लिवेटर नई मसल को टच कर रहा है, लेकिन लिवेटर नई मसल को पार नहीं किया है। तो अगर कोई भी फिशुला ट्रैक अगर लिवेटर नई मसल के नीचे है टुवर्ड्स द एनल वर्ज तो वो ग्रेड 4 तक होगा। अगर लिवेटर नई मसल को पार करके ऊपर चला गया है सुप्रालिवेटर स्पेस में तो ग्रेड 5 हो जाएगा। तो यानी जो इन्होंने ग्रेड 4 लिखा है वो सही लिखा है। अब इस केस को सॉल्व करने का तरीका पहले हम इसमें फिल्म में देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसका एक्सियल सेक्शन वाला यहाँ पे हमने फिल्म लगा रखी है। एक्सियल सेक्शन कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम पेशेंट का देखिए यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस्शियल ट्यूबरोसिटी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पहुंचा देखिए हमारे जहाँ पे दोनों फिंगर इस्शियल ट्यूबरोसिटी मिल गई। ये इस्शियोप्यूबिक रेमस है और दो इस्शियोप्यूबिक रेमस जहाँ पे जाके मिलते हैं उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो ये हमारा प्यूबिक इस्शियल ट्यूबरोसिटी हो गई। इस्शियल ट्यूबरोसिटी को दोनों को अगर हम एक लाइन से जोड़ दें, अगर ये बिल्कुल इसको लाइन से जोड़ें तो हमें देखिए यहाँ पे एनल कैनाल मिलती है। जनरली जो होती है एनल कैनाल के आसपास कभी भी व्हाइट स्पॉट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देगा। अगर व्हाइट स्पॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस फिल्म में तो इसका मतलब वहां पे फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या हो भाई, फ्लूइड यहाँ पे क्या होगा, पस के फॉर्म में तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड का कलेक्शन है आप एनल कैनाल का ये हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा डॉट एरिया जो देख रहे हैं वो एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बाहर यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर को आप इस फिल्म में नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरस्फिंक्टर की स्पेस जरूर मिलेगा आपको। देखिए व्हाइट व्हाइट सा गोल गोल सा एरिया उस ब्लैक स्पॉट के चारों तरफ दिख रहा है, तो वो आपका इंटरस्फिंक्टर स्पेस है। लेकिन जो आपको ये एब्सेस दिख रहा है, जो कलेक्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा दूर दिख रहा है, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर मिल रहा है। तो ये यानी ये जो एब्सेस कलेक्शन है वो जो है इश्योएनल या इश्योरेक्टल फोसा में ये कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम और आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे कलेक्शन कम है, यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा हुआ, यहाँ देखिए और बढ़ गया। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए कलेक्शन बिल्कुल हॉर्सो शेप फिशुला, बिल्कुल देखिए यू शेप, बिल्कुल देखिए बिल्कुल यू शेप बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा अगर आप देखें इस पिक्चर में तो आपको यू शेप्ड फिशुला यानी हॉर्सो शेप फिशुला इन पोस्टीरियर साइड इन इश्योरेक्टल फोसा, यहाँ पे आपको इस पिक्चर से क्लियर होता है कि जो रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर हम चूंकि इस रिपोर्ट में ये उन्होंने लिखा है कि ये जो हॉर्सो शेप फिशुला है किस क्लॉक से किस क्लॉक तक गया है, तो अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो लगभग 2 o'clock से 10 o'clock तक कलेक्शन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इस फिल्म के अनुसार जो कलेक्शन है पेशेंट को वो 2 o'clock से 10 o'clock तक है। ये इसका जो है एक्सियल सेक्शन है। अब इसका हम आपको सेजाइटल सेक्शन दिखाएंगे। सेजाइटल सेक्शन में सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे सेजाइटल सेक्शन? सबसे पहले हम इसकी पेशेंट की बैकबोन देखेंगे। बैकबोन में यहाँ पे जहां से ये कर्वेचर शुरू होता है, कर्व यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, सैक्रम, सैक्रम का फर्स्ट, सैक्रम का सेकंड, सैक्रम में 5 सेगमेंट होते हैं और लास्ट में क्या होता है, टिप ऑफ द कोकिक्स। हमने पहले बहुत सारे वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, जहां पे टिप ऑफ द कोकिक्स होता है वहीं तक रेक्टम आती है, वहीं से एनल कैनाल शुरू होती है, और जहां पे S3 वाला होता है सेगमेंट वहां से रेक्टम शुरू होती है। तो टोटल रेक्टम की जो लंबाई होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और जहां पे टिप ऑफ द कोकिक्स होता है वहां से एनल कैनाल जाके शुरू होती है। और कहाँ पे पोस्ट, इसका जो डायरेक्शन होता है वो पोस्टीरियर एंड डाउनवर्ड, नीचे और पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एनल कैनाल है, यहाँ पे मैं आपको बना दूं तो ये आपकी एनल कैनाल हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ये रेक्टम हो गया। इसमें आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, और थोड़ा अगर आप ये बोन देखें उसके पीछे हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा देखेंगे तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी तो नहीं कलेक्शन है, पस तो नहीं है, नहीं ये कलेक्शन नहीं है। कई बार रेक्टम और बोन यानी सैक्रम के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम प्री सैक्रल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में कई बार फैट की मतलब फैटी सेल्स होती हैं, उसको वो भी व्हाइट व्हाइट सा यहाँ शो करने लगता है। इसलिए यहाँ पे जो आप व्हाइट व्हाइट सा स्पेस मतलब जो
एरिया देख रहे हैं वो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये रेक्टम में मल के टुकड़े भरे हैं, वो वाइट वाइट सा दिख रहा है। सैक्रम और कॉकेक्स के बीच में जो स्पेस है वो प्री सैक्रल स्पेस में जो फैटी सेल्स हैं वो आप देख रहे हैं। लेकिन जो एब्सेस है आपको यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये वाला जो वाइट वाइट सा एरिया, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ ये एब्सेस दिखाई दे रहा है। और इस पूरे एब्सेस का अगर वॉल्यूम हम देखें तो आपने अभी देखा 5 इंटू 4.3 इंटू 2.2 सेंटीमीटर का ये पूरा इसका वॉल्यूम है। तो ये एब्सेस आपको कहाँ दिख रहा है? पोस्टीरियर साइड में दिख रहा है, क्योंकि एनल कैनाल कहाँ पे? आगे की तरफ। तो आगे अगर एनल कैनाल है तो पीछे एब्सेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर साइड में। तो इस रिपोर्ट में हमने यहाँ पे देखिए एब्सेस हमें दिखाई दिया, बहुत साफ साफ आपको एब्सेस दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं, ये वाला एरिया यूरिनरी ब्लैडर है। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विक्स है और ये आपका, तो ये वाला एरिया सर्विक्स दिख रहा है, ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है, ये आपका, और ये वाला एरिया यहाँ पे ये आपका यूट्रस दिख रहा है, ये वाला एरिया ये यूट्रस है। तो एक रिपोर्ट में आप ये भी पहचान सकते हैं कि पेशेंट मेल है या फीमेल है। अब हम आपको इसका कोरोनल सेक्शन दिखाएंगे। कोरोनल सेक्शन में यहाँ पे देखिए कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। यहाँ से हल्का हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट दिखना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो पस का कलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड में लेफ्ट राइट देखिए, दोनों में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। देखिए इन इस पिक्चर में आपको बहुत साफ साफ पस का कलेक्शन आपको लेफ्ट राइट दोनों एरिया में दिख रहा है। तो हमने रिपोर्ट भी पढ़ ली, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख लिया और फिल्म में भी देख लिया कि इसका ट्रैक कैसा दिखना चाहिए। अब देखिए इसमें इसका ऑपरेशन कैसे प्लान किया जाएगा। क्योंकि ये हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल, हाई एनल तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैक तो पियर्स कर रहा है बिल्कुल एकदम नजदीक। यहाँ पे तो इंटरनल स्फिंक्टर एक तरह से है ही नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर तो कहाँ तक आता है? हिल्टर लाइन तक आता है। तो यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर तो है ही नहीं इन्वॉल्व, केवल एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व है। तो ये हाई एनल तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो एब्सेस है ये बहुत डीप है। ये डीप इसलिए है क्योंकि पेरिएनल स्किन से जो ये एब्सेस की जो ये जो लिवेटेनिंग मसल होती है, इसकी जो डेप्थ होती है यहाँ से डेप्थ, तो वो होती है आपका 5.6 से लगभग 6.6 सेंटीमीटर। किसी किसी पेशेंट की मतलब 5 से 6.5 सेंटीमीटर आप मान लीजिए। तो एब्सेस कहाँ बता रहा है? एब्सेस बता रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो है 5। लंबाई यहाँ पे हम कैसे नापेंगे? लंबाई हम हमेशा ऐसे नापते हैं, इस सेक्शन में लंबाई नापेंगे, इस सेक्शन में इसकी चौड़ाई नापेंगे, और ये गहराई 2.2 सेंटीमीटर है। तो चूंकि इस केस को हम लोगों ने इसको 400 लाइगेट किया है, तो जो ये जो डेप्थ है ना पेशेंट की, ये डेप्थ बिल्कुल अगर हम देखें तो जो फिस्टुला, ये जो पेरिनेल स्किन के पास नहीं था ये ट्रैक पेरिनेल स्किन से बहुत दूर था, ये बहुत गहराई में एब्सेस था। तो ये एब्सेस लिवेटेनिंग मसल को तो टच कर रहा था, लेकिन बाहर पेरिनेल स्किन की तरफ नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लगभग 2 सेंटीमीटर पहले हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे पेरिनेल स्किन से हमने यहाँ तक एब्सेस तक हमने यहाँ पे एक विंडो बनाया। तब जाके यहाँ पे हमने क्या किया, 6 o'clock पे जहाँ पे एनोकॉक्सियल लिगामेंट था वहां पे जाकर हमने एक विंडो बनाया, और विंडो बनाकर केवल एक छारसूत लाइगेट किया 6 to 6 o'clock। तो इससे क्या फायदा हुआ? अब अगर हम छारसूत लाइगेट करते तो भाई हमने विंडो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि विंडो जो होता है, आर्टिफिशियल विंडो जो बनाया जाता है वो ड्रेनेज पर्पज से बनाया जाता है। अगर फिस्टुला के केस में अगर आपने 3 चीजों का ध्यान नहीं रखा तो कभी आप फिस्टुला जल्दी ठीक नहीं कर पाओगे। पहला तो सर्च द इंटरनल ओपनिंग, पहले इंटरनल ओपनिंग को सर्च करिए क्योंकि इंटरनल ओपनिंग इज द सोर्स ऑफ इंफेक्शन। दूसरा, मेक अ आर्टिफिशियल विंडो, और या तो आप एक आर्टिफिशियल विंडो बनाइए, या अगर पेशेंट को खुद की एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे होती है तब तो ठीक था, अगर नहीं है तो आपको 6 o'clock पे एक आपको आर्टिफिशियल विंडो बनाना पड़ेगा इस केस में स्पेशली, क्योंकि पूरा पस का कलेक्शन कहां से ड्रेन होगा, इधर का भी आएगा 6 पे और इधर का भी आएगा 6 पे। तो हमने एक आर्टिफिशियल विंडो बनाया 6 to 6, और यहाँ पे हमने एक छासू लाइगेट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि सारा पस जो 2 o'clock तक गया था 6 o'clock से निकल जाएगा, जो 10 o'clock तक गया था वो भी यहाँ से निकल जाएगा। धीरे धीरे ये पस ड्रेन हो जाएगा और एक ही छारसूत से ये बिल्कुल केस सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि हम लोग इफ्टैक टेक्निक में पढ़ते हैं। इफ्टैक टेक्निक में भी क्या करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ द फिस्टुला ट्रैक, यानी फिस्टुला ट्रैक को बीच से इंटरसेप्ट कर देते हैं।
ताकि जो और भी ब्रांचेज होते हैं जिनको नरिशमेंट मिल रहा होता है इस इंटरनल ओपनिंग से, वो सब क्या होता है, वो जब नरिशमेंट मिलना बंद हो जाता है तो जो अदर ब्रांचेज होती हैं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, कई बार मेरे पास फोन आते हैं या कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर ने ये बोला है कि जब तक आपको एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनेगी तब तक हम आपका फिस्टुला नहीं कर सकते, मतलब तब तक उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप एमआरआई रिपोर्ट कराइए, एमआरआई रिपोर्ट में लगभग क्लियर हो जाता है कि इसका जो सोर्स मतलब इंटरनल ओपनिंग तो पता चलेगा ही, लेकिन वो ट्रैक जा कहाँ रहा है। जहां पे पेरिनल स्किन की तरफ जा रहा हो वहीं पे आपको एक ओपनिंग बनाकर आपको एक छाछूत लाइगेट या आपको जो भी प्रोसीजर मतलब परफॉर्म कराना है वो करवा सकते हैं। तो आप वेट एंड वॉच मत करिए कि एक्सटर्नल ओपनिंग बने या इंटरनल ओपनिंग बने। जब भी आपको पता चले कि फिस्टुला हुआ है आपको एमआरआई रिपोर्ट के थ्रू, आप तुरंत का तुरंत इसको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका तुरंत आप इलाज कराइए। आप वेट एंड वॉच नहीं करेंगे कि इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाए या इंटरनल ओपनिंग बन जाए, क्योंकि जब तक इसकी एक्सटर्नल या इंटरनल ओपनिंग बनेगी तब तक जो आज आपने एमआरआई कराई है वो बदल जाएगी, उसका ट्रैक कहीं और चला जाएगा। हो सकता है अभी आप सिंपल ग्रेड 1 फिस्टुला में रहे हो, जब आप 10 महीने वेट करेंगे वो ग्रेड 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी राय है कि कभी भी इस तरह का अगर आपके पास हो एक्सटर्नल या इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है तो तुरंत एमआरआई रिपोर्ट करा के कंफर्म करिए, जो डॉक्टर आपको लगे उचित उसके पास जाके इसका सही से इसका समाधान लीजिए। तो एक तो ये है कि हमने विंडो बना के इसको हमने 600 लाइगेट कर दिया। दूसरा तरीका ये था कि भाई हमने यहाँ विंडो तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो भाई ड्रेन पर्पज से एक 600 हम यहाँ से यहाँ भी लाइगेट कर सकते थे, एक 600 यहाँ से यहाँ भी लाइगेट, क्योंकि इस ट्रैक को भी तो हील कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अब इसमें तीसरा काम अगर आप करते हैं तो आप विश्वास करिए केवल एक 600 लाइगेट करके इस केस को बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस तरह का एक ये पाइप आती है, यहाँ पे सामने इसमें ओपनिंग होती है। आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर गहरा है। अब यहाँ पे तो 400 तो आप लाइगेट नहीं करोगे, क्योंकि 400 तो भाई यहीं से लाइगेट करना पड़ता। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो भी सोल्यूशन आपको बताया जाए, जो डॉक्टर एडवाइस करें, क्योंकि ये लगभग इसकी लेंथ लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास है। तो आपका जो अगर आप इसको यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इसका जो टिप ऑफ द ये है पाइप वो आपका लगभग लिवेटर तक चला जाएगा। तो लिवेटर एनआई मसल के पास में जो एब्सेस जो कैविटी थी, जो यहाँ पे डेब्रीज डेड सेल्स या फॉरेन पार्टिकल पड़े हुए थे, जो पस का कलेक्शन था, जब आप इसको अच्छे से क्लीन करोगे तो इस एरिया का भी कलेक्शन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हील होता जाएगा। धीरे धीरे यहाँ का जो डेब्रीज थी, जो फॉरेन पार्टिकल जिसकी वजह से इंफेक्शन हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हील होता जाएगा। और आपका जो ये डीप सीटेड टिश्यू में एब्सेस प्रेजेंट होता है या डीप सीटेड में कोई ब्लाइंड ट्रैक पड़ा होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हील हो जाता है। तो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसेस करते हुए अगर आप इस पेशेंट को, अगर आप इसको सुबह शाम फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करोगे तो आप विश्वास करिए ये केस बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी सीवियर पेन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पस डिस्चार्ज, विदाउट एनी डिस्कम्फर्टनेस, आप इस पेशेंट को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि छारसूत्र विधि में 2-3 कमियां हैं। पहली कमी है ये लॉन्ग ट्रीटिंग प्रोसेस होता है, बहुत लंबा समय चलता है। अब ऐसे केस में कम से कम 8-8 6-6 महीने लग सकते हैं। तो पेशेंट जितना दिन इलाज कराता है उस दिन उतना दिन पेशेंट जो है एंजाइटी में रहता है। फिर इतना लंबा इलाज चलेगा तो पेशेंट का कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी बढ़ जाएगी, पेशेंट की हॉस्पिटल विजिट भी बढ़ जाएगा। भाई हर हफ्ते अगर छाछूत चेंज कराने आएगा तो पेशेंट जितना दिन इलाज कराएगा उसका पैसा खर्चा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब आएगा, उसकी जॉब परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आती हैं। लेकिन अगर हम इस तरह अगर इस ऐसे केस को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से ऐसे केस को मैनेज किया जा सकता है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी हो इस केस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ पूछिएगा। धन्यवाद।